आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आगे की ओर देख रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इक्वेशन की ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन पेयर में दिया गया हो जिसमें दो वेरिएबल यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, प्रीवियस वाले वीडियो में, कि अगर मान लीजिए दो इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर उन ग्राफ की दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जा रही है तो उसका मतलब क्या होगा, या अगर दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो एक ही पे हो जा रही है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर लाइन मतलब दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये वाली लाइन एक इक्वेशन की है यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की है। अगर एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये वाली लाइन एक की है, मतलब पहले इक्वेशन की है, उसी तरीके से दूसरी वाली जो लाइन है वो दूसरे इक्वेशन की है। दैट मीन्स ये वाली दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की है, और ये किसी पॉइंट पे यानी यहाँ पे कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेंगी, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y होगा। तो इसमें यहाँ पे जिस जगह पे कर रही हैं, सबसे पहली बात कि अगर ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों इक्वेशन का केवल और केवल एक ही हल होगा, यानी सिंगल सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी इसमें हम x की एक ही वैल्यू डालेंगे कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है, और y की एक ही वैल्यू डालेंगे कि ये कर सकता है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई। ठीक, तो एक ही हल यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और वो सोल्यूशन होगा कौन, तो जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट रहे हैं, वही इनका सोल्यूशन होगा, वही x और y का मान होगा। फिर हम लोगों ने दूसरे वाले में से समझा था, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका था मतलब ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफ से अर्थ निकालने का, कि मान लीजिए एक लाइन है, पहले इक्वेशन की लाइन ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, और इसी लाइन के ऊपर दूसरी वाली भी इक्वेशन की लाइन लाई कर जा रही है, यानी इसी लाइन के ऊपर मैं दूसरी वाली भी बना रहा हूँ, यानी दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर लाई कर रही है। मतलब कुल मिला के ये पूरा एक ही पे लाइन कर रहा है, इन दोनों लाइनें सेम है। तो उस कंडीशन में मतलब ये किसकी है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की लाइन है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे लाई कर रही हैं, तो इस कंडीशन में इन दोनों के मैनी सोल्यूशन होंगे, यानी x के बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे रखने पर LHS RHS के बराबर कर देगा, और y की बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो x को मतलब y पे मतलब इन दोनों इक्वेशन में रखने पर RHS के बराबर कर देगा। तो ये दो बातें हम लोगों ने सीखी थी। अब हम देखते हैं तीसरा कंडीशन, और वहाँ पे हम लोग के पास तीसरा जो क्वेश्चन था वो हम लोग टाइम के कारण नहीं कर पाए थे, तो उसी को आज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक हमारे पास था, वो इसके पिछले वाले में देखा जाए तो हमारे पास था 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड जो था हमारे पास वो ये था 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए गए थे, हमें क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद फिर इनकी मीनिंग समझनी है। चलिए देखिएगा। तो देखते हैं। अच्छा, अगर अभी ग्राफ दिया है तो क्या हम इस ग्राफ से ये पता कर इक्वेशन दिया है तो क्या हम इस इक्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है। कैसे, हम चाहेंगे तो हमारे पास क्या तरीका है, हम a1 अपॉन a2 कर लेंगे, b1 अपॉन b2 कर लेंगे, और c1 अपॉन c2 कर देंगे, और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर है। और अगर यहाँ से आप समझोगे तो आपने ये पहले भी कर लिया है। यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू कितना है 6, a2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर यहाँ पे देखोगे y की मतलब b1 की वैल्यू कितनी है -3, और यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है -1, फिर यहाँ पे देखोगे तो कितनी है ये यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे देखोगे c2 की वैल्यू है 9। क्या ये तीनों बराबर हैं, ध्यान से देखो, 2 3 जा 6, यानी ये 3 आ गया, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 यानी 3 ही होगा, और यहाँ पे 10/9। अब देखो कौन कौन बराबर है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है।
और अगर ऐसा केस बन जा रहा है कि A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं, बराबर है, बट C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो हम लोगों को पता था कि ये 100% कैसा वाला हो जाएगा, नो सोल्यूशन वाला, यानी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, यानी ऐसे इक्वेशन का कोई हल नहीं होता, यानी ना x की आप कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं रख सकते जो RHS को सेटिस्फाई कर सकता है, और ना ही y की कोई वैल्यू आप रख सकते हो जो RHS को सेटिस्फाई कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। अब अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। और ये कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब असंगत है, ये असंगत है ये, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 6x - 3y + 10 है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की खोज करनी पड़ती है, यानी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करूंगा मैं इस इक्वेशन को, तो मैं 6x को इधर भेज दूं या 3y को इधर भेज देता हूं। पहले देखो 10 को उधर भेजूंगा, पहले तो इसको देख लो, या सिंपल ही 3y को ही उठा के बस इधर भेज दो, सिंपल। तो 6x + 10 = आ गया मेरे पास 3y। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया मेरे पास, 3y = 6x + 10। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 6x + 10/3, यानी y की वैल्यू ये आ गई, आ गई। अब बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो, जब तुमने चेंज करके लिख दिया फिर बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x यहाँ पे y। चलिए x की आपको वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है कि जिसको रखने के बाद यहाँ पे 3 से डिविजिबल वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, पहले 0 रखता हूँ मैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 का गुणा 6 में होगा, तो 6 खत्म, केवल क्या बचेगा, 10 बचेगा, और 10/3 यानी 10 में 3 से भाग देना है, ये तो करना है। क्या 3 से जाएगा 10? नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आप 0 तो नहीं डाल सकते, है ना, ठीक। अब मैं मान लीजिए मैं 6 की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 पुट करूंगा तो 6 कम 6, और 6 और 10 कितना हो गया, 16। क्या 16/3 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो 6 दूना 12, 12 10 22, 22 भी 3 से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। 3 डाली x की वैल्यू, 3 डाली तो क्या होगा, 6 त्रिके 18, 18 10 28, 28/3, यहाँ भी नहीं कटने वाला है। 4 डाल दो तो 6 चौके 24, 24/10, 6 चौके 24, 24 10 34, 34/3, 34 भी 3 से नहीं कटेगा। 5 डाल दो तो 6 पचे 30, 30 10 40, वो भी 3 से नहीं कटेगा। कुल मिला के यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे डालने वाला हूँ, यहाँ पे केवल हमेशा फ्रैक्शन में मिलने वाला है वैल्यू। कैसी वैल्यू मिलने वाली है, फ्रैक्शन में, तो हमको मजबूरन फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मजबूरन फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे अगर हम लोग, तो 0 पुट करेंगे तो 6 × 0 कितना आएगा, 0 से, देखो मैंने बोला कि लगभग चांसेस में ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो इसका अर्थ मतलब ये समझ लीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हर बार नहीं ये कटेगा, ऐसा नहीं है, कोई तो वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे 3 से कटेगा लेकिन बड़ी लंबी वैल्यू जाएगी, इसलिए मैंने सोचा फ्रैक्शन में ले लेता हूँ। तो 6 × 0 खत्म, 6, 10 बचा 10/3, 10/3। x की वैल्यू 1 पुट की, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 6 कम 6, 6 और 10 16, 16/3। फिर x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी, तो -6 + 10, -6 + 10, अरे भाई 6 × -1 हो जाएगा प्लस 10 बटा पूरे नीचे 3, 6 कम 6 यानी -6 + 10 पूरे नीचे 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 4/3, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/3। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल दूंगा, तो यहाँ पे डाल दूंगा 2, क्या, हाँ 2 डाल दो, या -2 डाल दो, -2 डाल दो तो -6, यानी यहाँ पे 6 × -2 हो जाएगा, सॉरी 6 × -2 + 10 पूरे नीचे 3, 6 दूना 12 + 10 पूरे नीचे 3, अब 12 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3, यानी आ गया मेरे पास -2/3, खत्म। चलिए 4 वैल्यूज मिल गई इस इक्वेशन की, सेम टू सेम यहाँ भी इस इक्वेशन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y को इधर कर देते हैं, बस इसको इधर ही रहने देते हैं, एंड 2x + 9 = y हो जाएगा प्लस में। फिर अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बनाऊँ तो y = आ जाएगा 2x + 9 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से फिर बॉक्सेस बना सकता हूँ, बिल्कुल सर,
यहाँ पे x, यहाँ पे y। नीचे आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए देखिएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया, तो x की वैल्यू यदि 0 पुट करूंगा तो 2 गुणे 0 खत्म, क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 2 एक कम 2 और 2 और 9 11। क्लियर है। फिर x की वैल्यू -1 पुट कर दिया तो 2 का गुणा -1 में हो जाएगा तो -2 हो जाएगा और 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 7। फिर -2 पुट कर दिया, कितना होगा 2 का गुणा -2 मतलब 2 दूना 4, -4 और 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा +5। क्लियर है बात। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारे पास पहले से हमको पता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है, तो देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है इसका। ठीक है, चलो देख लो। तो हम लोग सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले लिखेंगे ये इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक गया। ठीक है, ये सब लाइन से आप समझ लेना। ठीक, चलो देखो कह रहा है पहले वाले इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कह रहा है अगर x 0 है तो x 0 तो y की वैल्यू 10/3, तो 10/3 का मतलब कितना होगा, 10/3 का मतलब 3 से 10 में डिवाइड करो, 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 3 जा 9 यानी 3.33, यानी अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। हो गया, ये 3 है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये पॉइंट मैंने मान लिया a। ठीक है ना, a है मेरा 0,10/3। क्लियर है बात, यस सर। फिर कह रहा है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू पॉजिटिव 1, तो y की वैल्यू 16/3, 16/3 का मतलब 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी 5.33 आएगा ना, यानी 5 पे जाओ, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू 5 और थोड़ा सा अधिक। ठीक है ना, थोड़ा सा अधिक, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा आपका b वाला पॉइंट, और b वाला पॉइंट मेरा क्या होगा 1, पहली बात तो इसको पहले कैसे हम लोग लेके आते हैं, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे इसके सामने लेके आते हैं, ये यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये मेरा b वाला पॉइंट हो जाएगा, b वाला पॉइंट हो जाएगा 1,16/3। फिर x की वैल्यू मैंने -1 पुट की है, ये रहा मेरा -1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3, तो 4/3 का मतलब कितना होगा 4/3 है तो दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर दो 4 में, 3 × 1 = 3, 1.3, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है 1.3, यानी कुछ यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, आधे से थोड़ा सा कम, तो ये मिला दो इसको, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, c वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, और वो हो जाएगा -1, 4/3। फिर -2 पे कितनी आ रही है -2/3, तो -2/3 का मतलब 3 से 2 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 से 2 में डिवाइड करोगे, ये देखोगे -2 रखा हूँ मैं, तो 6 दूना 12, ठीक है सही है, तो यहाँ पे आएगा मेरा 3 से डिवाइड करूंगा तो 0.36 18, 0.6 आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये रहा 1 से थोड़ा सा कम है ना सॉरी। तो देखेंगे जब मैं क्या रख रहा हूँ -2, तो ये रहा -2, और -2 पुट करने पे मेरी लाइन ये बन रही है, यहाँ पे कुछ आ रहा है -1, -2/3, -2/3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको प्लॉट कर दिया, सभी प्लॉट्स कर दिए, तो अब इनको क्या करना है, इनका मतलब लाइन इस पर ड्रॉ कर लेनी है, इन सभी पॉइंट्स मैंने डिनोट कर दिए हैं, तो अब सबको लिख लेना है या बना देना है। तो देखोगे ये कुछ ऐसे ही होते 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 निकल गया, बन गया, ऐसे ही बन गया इसका ग्राफ। मैंने सभी पॉइंट्स को मिला दिया, बी को मिला दिया, ए को मिला दिया, सी को मिला दिया, और ये डी वाला पॉइंट था, ठीक है, मिला दिया। अब आती है बारी किसकी, अब आती है सेकेंड इक्वेशन की बारी। अब सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन गया है। अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू तब क्या आ रही है 9,
तो यानी ये रहा यहाँ पे, ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। ये स्मॉल ए में ले लो 0,9। फिर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू +1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 11, तो ये यहाँ पे आ रहा है, यानी ये वाला बनेगा यहाँ पे 1,11। फिर x की वैल्यू -1, ये रहा -1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है +7, यानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी C वाला जो पॉइंट है वो आ रहा है -1,7। फिर आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 5, तो ग्राफ कुछ यहाँ पे आएगा, बनेगा D का हो गया -2,5। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे हुआ है, एकदम इजी है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करो, देखो यही वाली लाइन है ना, मिलाओ, देखो इसको इसके साथ मिला दिया, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, बन गया कि नहीं बन गया, ये वाली लाइन आया ना, बना। अब ध्यान से देखो तो इस ग्राफ के अंदर दोनों इक्वेशन की लाइन, ये वाली किस इक्वेशन की लाइन है, मतलब ये वाली है 2x - y + 9 वाली लाइन है ना, = 0 वाली लाइन है, और यहाँ पे ये वाली किसकी लाइन है, ये 6x - 3y + 10 है कि नहीं है, = 0 वाली लाइन है। क्या ये दोनों लाइन आपस में कहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, और जब नहीं मिल रही है तो क्या इनके पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब क्या इनका कोई हल है, नहीं। अगर दो लाइन, इससे मतलब हमको अभी जस्ट हम लोगों ने देखा इस इक्वेशन का कोई हल नहीं है, अलजेब्रिक मेथड से हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया है कि इस इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर किसी इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। ये दोनों ग्राफ में देखो, दोनों लाइन आपस में क्या है, दोनों लाइन को अगर देखोगे तो पैरेलल है। पैरेलल मतलब अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो कहीं पे मिलने वाली नहीं है। तो अगर किसी ग्राफ में किसी इक्वेशन की लाइन, मतलब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन की लाइन आपस में पैरेलल हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। समांतर किसे कहेंगे कि दो लाइन को जब मैं आपस में मतलब आगे भी बढ़ाऊं तो कहीं पे भी जाके मिलते हुए प्रतीत नहीं नजर आ रही है, यानी मिल नहीं रही है। तो अगर दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही है तो इसका अर्थ यहाँ से स्पष्ट है कि इस गिवन इक्वेशन के, यानी इन दोनों गिवन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कोई ना ऐसा कोई x का ना कोई ऐसा y का मान बना हुआ है जो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रखूं तो आंसर मेरा RHS के बराबर आए समझे। तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। और वैसे भी देख लो यहाँ पे x की कोई वैल्यू, देखो यहाँ पे x की कोई वैल्यू, मतलब सेम वैल्यूज रखे ऊपर भी नीचे भी, लेकिन कोई y की वैल्यू सेम नहीं आई है, नहीं आई है, यानी कोई ऐसा कॉमन पेयर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर हम कोई ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में यदि दिए गए इक्वेशन की लाइन आपस में क्या हो जाए, आपस में समांतर यानी पैरेलल हो जाए तो दिया गया इक्वेशन मतलब समीकरण का, इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जो बातें आपको समझ में आई, क्या समझ में आई, क्या समझ में आई, तो ये समझ में आया कि हम अगर ग्राफ देख रहे हैं और ग्राफ में दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल, इसका मतलब x और y के पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो RHS को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो तीनों बातें समराइज कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। ठीक, तो अब तीनों बातें जो आप ग्राफ के थ्रू समझोगे वो क्या समझोगे, तो जो समझोगे उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ, आप आसानी से कर लेंगे। तो तीनों बातें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर ग्राफ में आपको दो लाइन आपस में कहीं पे भी क्या करती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही है, कितना सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या एक हल, केवल एक हल, क्योंकि एक जगह पे काट रही है। अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी वाली लाइन भी आ जा रही है, तब दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर आ जा रही है, तब
तब क्या समझोगे आप, इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। मैनी सोल्यूशन मतलब कई सारे हल होंगे, कई सारे हल होंगे, ठीक है। और अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई, दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो क्या होगा, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं कोई हल नहीं। आई थिंक ये तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या कि एक सोल्यूशन कब आएगा, व्हेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, यानी एक बिंदु पर यदि काट रही हो, तब एक बिंदु पर काटती हो तब केवल एक हल। अगर एक रेखा लाइन लाई अपॉन ईच अदर, अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं यानी स्थित है, लाइन लाई अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हो तब, यानी एक दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो तब क्या होगा कि कई सारे सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, कई सारे हल होंगे, ठीक है। और अगर क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तब क्या होगा, तब नो सोल्यूशन। क्लियर है ये बात? हाँ, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ देख के ये पता कर लेना है कि ग्राफ के थ्रू कि सोल्यूशन कितना है कितना नहीं है। तीनों बातें क्लियर हो गई तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि किसी भी इक्वेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं है, और किसी भी इक्वेशन के दिए गए ग्राफ से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसके पास कितना सोल्यूशन है कितना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सोल्यूशन भी ग्राफ्स के थ्रू निकालने आ गया, ठीक है, और ये भी पता करने आ गया कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है यानी इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं। अब हम तीसरे पोर्शन पे बढ़ेंगे जिसमें हम आगे ये सीखेंगे कि हमको अब एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और हमको क्या निकालना रहेगा, सोल्यूशन। हमने ग्राफ से समझ लिया चीज़ों को, मेथड और बाकी चीज़ें भी समझ ली। अब हमारा काम होगा कि निकालना किस तरीके से, एक इक्वेशन दिया होगा तो एक इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा कि किस टाइप के इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकालोगे, कंसिस्टेंट वाले का कि इनकंसिस्टेंट वाले का, यानी संगत वाले का कि असंगत वाले का। संगत वाले का, असंगत वाले का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे कहाँ से हम, है ना। हम किस टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशन को देख रहे होंगे, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट। तब जाके हम तीन मेथड यूज करेंगे, उन तीन मेथड के हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे, उन इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे होंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जब ये तीनों मेथड हम लोग सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज बारी बारी सॉल्व इजी तरीके से कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोटबुक में कर लीजिएगा, और हाँ अगर आप चाहें तो अपने एक्सरसाइज को ओपन करके उसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच है। बस कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो उसे भी बताएं। आज के लिए इतना ही।